अगली सुबह उसकी आंख खुली तो कमर में दर्द की एक शदीद लहर उठी। इसने बमुश्किल सीधा होने की कोशिश की तो लबों से एक बारीक सी कराह उभरी। बैठकर सोने के पास इसकी कमर अकड़ गई थी। खिड़की से अंदर गिरती नीली रोशनी इस बात पर शाहिद थी कि अभी फजर को गुजरे ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था। बाहर से उठा पटक की आवाज़ें भी आ रही थी। शायद सरदार जाग गए थे। वो वैसे भी सवेरे जागने के आदी थे। इसने उठकर बेड की जानिब अपने कदम बढ़ाए थे। उसी पल यासिर जीनों से उतरा था। ट्रैक सूट में मलबूस वो दादा के साथ फजर पढ़कर आ चुका था और अब जॉगिंग के लिए जा रहा था। बाहर सरदार ने चेहरा उठाकर उसकी जानिब देखा था। क्या तुम आज भी काम पर जाओगे? मैं हनीफा से तुम्हारी छुट्टी ले चुका हूँ। जी दादा, मैं काम पर नहीं जा रहा, मगर एजेंसी के अलावा भी बहुत से काम हैं मेरी ज़िंदगी में। यासिर, आज बारात है रबिया की। खबरदार जो तुम लेट हुए तो। जानते हो ना, सारे इंतजामात हमें ही देखने हैं। इसने सर असबात में हिलाकर इनकी यकीन दहानी करवाई थी। फिर उसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक देने के लिए आगे बढ़ा तो सरदार चौंके। उसे मत जगाओ, आराम की ज़रूरत है उसे। वो उठकर उसके पीछे आए थे, लेकिन वो इन्हें नहीं सुन रहा था। इसने दरवाजे पर दस्तक दी। आ जाएं। सेलिना की नींद में डूबी आवाज़ उभरी थी। इसने अगले ही पल दरवाज़ा धकेला तो वो खुलता चला गया। अंदर सोई सोई सी सेलीन बेड पर विराजमान बमुश्किल अपनी जमाई रोक रही थी। इसके बाल एक जानिब से ऊपर उठे हुए थे, लिबास मलिकजा और आंखें कच्चे से गुलाबी रंग की लगती थी। तुम मेरे साथ जॉगिंग पर जा रही हो, 10 मिनट में तैयार होकर बाहर आ जाओ। इसे लगा कि शायद इसने कुछ गलत सुन लिया है। सरदार ने भी इतनी ही बेयकीनी से इसका चेहरा देखा था। लेकिन क्यों? वो पूरी तरह जाग गई थी। तुम इंतहाई अनफिट हो, लेकिन मुझे इतना फिट होने की क्या ज़रूरत है? मैंने तो बॉडीगार्ड नहीं बनना। जैसे हालात तुम्हारे चल रहे हैं, इसके बाद तो तुम्हें माइक टायसन जितना फिट होना चाहिए। फटाफट बाहर आ जाओ। इसने मदद तलब नज़रों से दादा की जानिब देखा था। दादा भी उतनी ही बेचारगी से इसे देख रहे थे। तुम क्या इसे परेशान कर रहे हो यासिर? सोने तो इसे और बाहर चलो मेरे साथ। लेकिन वो इन्हें सुनने के मूड में नहीं था। अगले ही पल आगे बढ़ा और इसके कदमों में जॉकर्स रखे। वो इसकी माँ के जॉकर्स थे। सेलिना इन्हें फ़िलहाल इस्तेमाल कर सकती थी। इसने चेहरा झुकाकर जूते देखे। इसके बाद तो कोई चारा ही नहीं था इनकार करने का। वो उठ खड़ी हुई। अगले लम्हात में वो इंतहाई बिगड़े मूड के साथ दादा को बाय कहती इसके पीछे चली आ रही थी। गांव की ठंडी सड़क इंतहाई खुशगवार लग रही थी। यासिर इसके साथ खामोशी से पैदल चलता रहा। फिर आगे मौजूद एक हरे भरे से सब्जाजार की जानिब बढ़ आया। वो इतना वसी मैदान था कि इसे अपनी सारी नाराज़ी फूलने लगी थी। इसने पहले कभी इतना हरा भरा सा सब्जाजार नहीं देखा था। सुबह की नीली रोशनी में हर शय पकीज़ा महसूस हो रही थी। वो लम्हे पर को इसकी जानिब मुड़ा था। क्या तुम एक्सरसाइज करने की आदी हो? इसने सर असबात में हिलाया। एक्ट्रेस होने की वजह से इसे एक्सरसाइजेस और डाइट दोनों करनी पड़ती थी, लेकिन हफ्ते में सिर्फ 4 दिन। मुझे ज़्यादा एक्सरसाइज करने से मना किया गया था। डाइट की वजह से मुझे अपनी तवानाई कम से कम इस्तेमाल करनी थी। यासिर ने समझकर सर असबात में हिलाया था। फिर इसे हाथ से मैदान के एक सिरे से दूसरे की जानिब इशारा किया। एक राउंड लगाओ। आज के लिए एक ही राउंड काफ़ी है। अगले हफ्ते जब तुम यहाँ से अपने घर जाओगी, तब मैं तुम्हें अपनी एक ट्रेनर दोस्त के पास लेकर जाऊँगा। तुम्हारा सेल्फ डिफेंस सीखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन तुम मेरे लिए ये सब क्यों करोगे? वो हैरान हुई थी। इसने गहरा सांस लिया। मैं ये सब अपने लिए कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे पीछे हर लम्हा भागकर बचाने नहीं आ सकता। जब तुम्हें खुद का दिफा करना आ जाएगा तो मैं रिलैक्स होकर अपने मज़ीद काम कर सकूँगा। ऐसा सोचना भी मत कि मैं ये तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। माथे पर बल डालकर कहा तो वो बेसाख्ता मुस्कुरा दी। वो सर छटक कर अपनी जॉगिंग के लिए आगे बढ़ा तो इसने भी वॉक के लिए कदम बढ़ा दिए। एक चक्कर लगाना मजाक नहीं था। वो चक्कर मुकम्मल करने पर हाँफने लगी थी, लेकिन मजाल है जो यासिर ज़रा भी इसके लिए ठहर जाता। वो बगैर हाँपे, बगैर रुके अपनी जॉगिंग कर रहा था। वो आंखों में ढेरों सताइश लिए इसे देख रही थी। यकीनन इसने बहुत मेहनत के बाद खुद को इतना फिट रखा हुआ था। अपनी अपनी जॉगिंग मुकम्मल करने के बाद वो गांव के रास्ते से वापस घर की तरफ आ रहे थे। वो चेहरा घुमा घुमा कर गाँव की खूबसूरतियों को देख रही थी। सब कुछ कितना पुरसकून और खूबसूरत है, बिल्कुल दादा की तरह। इसके बरक्स यासिर चेहरा सामने किए चलता जा रहा था। इसके लिए गांव की खूबसूरतियां नई नई थी। वो दोनों एक साथ कदम उठाते आगे बढ़ रहे थे। फिर से खामोशी छा गई थी। सेलिना ने इसकी जानिब चेहरा घुमा कर देखा। क्या ये कॉमन कर्टिसी नहीं है कि तुम अपने साथ चलती लड़की से बात करो? इसने पूछा तो साथ चलते यासिर ने एक सरसरी निगाह इस पर डाली। मुझे किसी कॉमन कर्टिसी को निभाने का कोई शौक नहीं। साथ चलती सेलिना ने गहरा सांस लिया था। वो इसे नींद से उठाकर जॉगिंग के लिए ला सकता था, लेकिन वो इससे कॉमन कर्टेसी के तहत एक तो बात नहीं कर सकता था। तुम्हारी मामा यहाँ क्यों नहीं रहती? कुछ पल बाद इसने पूछा तो यासिर लम्हे भर को ठहर गया। इसे ठहरा देखकर वो खुद भी रुक गई थी। मेरी फैमिली के बारे में कभी कोई बात मत करना मुझसे, मुझे ये नहीं पसंद।
और वो यकदम ही इतना सर्द हो गया था कि वो इसे देखकर रह गई। अगले ही पल वो आगे बढ़ा तो इसने भी अपने कदम इसके साथ मिला लिए। सफ़ेद महल सामने ही नज़र आ रहा था। घर आकर भी वो सीधा अपने कमरे की जानिब बढ़ गया था। सरदार, जो सब्ज़ाज़ार पर कुर्सी लगाए अखबार पढ़ रहे थे, चौंक कर सेलिना को देखने लगे। फिर एक नज़र दाखिली दरवाजे पर डाली जहाँ से वो अभी अभी गया था। वो इनके पास चली आई थी। इन्होंने बगौर इसका चेहरा देखा। क्या हुआ बच्चे, कि यासिर अपनी फैमिली को लेकर हसास है? इसने पूछा तो सरदार ने गहरा सांस लिया। फिर इसे कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। वो चुपचाप बैठ गई। फिर इनका चेहरा देखने लगी। अपने बाप को बहुत छोटी उम्र में खो दिया था इसने, और अपनी माँ को वो अपने बाप के खो जाने का मोरद इल्ज़ाम ठहराता है। वो अपनी माँ को इसीलिए शदीद नापसंद करता है। कोई भी उससे वालिदैन के बारे में पूछे तो वो बहुत कोल्ड हो जाता है। वो किसी से भी उनके बारे में बात नहीं करना चाहता, मुझसे भी नहीं। इसने एक नज़र पलटकर दाखिली रूश को देखा था। फिर गहरा सांस लिया। वालिदैन के मसाइल सिर्फ इसकी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं थे। बहुत से लोग इसकी तरह आज भी अपने वालिदैन के पास तकलीफ़ का शिकार थे। दिन चढ़ा तो घर में गहमा गहमी सी शुरू हो गई। फरजाना घर के बहुत से मेहमान इनके घर भी चले आए थे। वो सरदार को जानते थे। सब्ज़ाज़ार पर चांदनियाँ बिछाकर सबके साथ सरदार बैठे बातें कर रहे थे। वो नाश्ते के बाद बेदिली से टीवी देख रही थी। उसी पल यासिर जीनों से उतरा और फिर इसकी जानिब देखे बगैर बाहर की जानिब बढ़ गया। जीन्स पर पूरी जैकेट पहने वो कहीं जाने की तैयारी में लगता था। इसने चेहरा घुमाकर इसे जाते देखा था। फिर मायूसी से चेहरा वापस फेर लिया। अगले ही पल वो अपने कपड़े इस्त्री करने के लिए उठ खड़ी हुई। शाम को रबिया की बारात थी। मारिया हसन अपने ऑफिस में विराजमान थी जब दरवाजे पर दी गई दस्तक पर चौंकी, चेहरा उठाकर देखा और फिर हैरान सी आंखें लम्हे पर को फैल सी गईं। यासिर अब इसके सामने कुर्सी खींचकर बैठ रहा था। इसकी नज़रें बेसाख्ता ही मारिया की गर्दन पर पड़ी थी। मारिया ने हाथ बढ़ाकर अपनी गर्दन छुपानी चाही। क्या कोई मुझसे पहले ही लॉन चौक्स के मुतल्लिक पूछने आ चुका है? हल्का सा मुस्कुराया। मारिया पीछे हो बैठी थी। फिर इसे चुपती आंखों से देखा। यहाँ क्या लेने आए हो? लॉन चौक्स को सेलिना के पीछे क्यों भेजा था? मुस्कुराहट गायब हो चुकी थी। अब वहाँ गहरी संजीदगी थी। क्या इस सवाल का जवाब वाज़ेह नहीं है? आई हेट हर। अगले ही पल इसने मोबाइल हाथ आगे बढ़ाकर इसके सामने रखा था। इसने नज़रें झुकाकर मोबाइल पर चलती वीडियो देखी। फिर वो अगला सांस नहीं ले सकी। किस किस से नफरत करती रही हैं आप? इसने पूछा तो मारिया ने सफ़ेद चेहरा उठाकर इसे देखा। वो 3 मिनट की क्लिप थी जिसमें मारिया वाज़ेह तौर पर समरीन रज़ा के ऊपर तशद्दुद करती हुई नज़र आ रही थी। ये क्या है? इसका हलक कहीं अंदर तक खुश्क हो चुका था। ठंड में भी इसकी कनपट्टी पर पसीने की बहुत सी बूंदें ऊपर आई थी। आपकी नफरत का सबूत? इत्तलाआत के मुताबिक समरीन आपके फादर के साथ नाज़ेबा ताल्लुकात रखती थी। आप अपने बाप को तो कुछ नहीं कह सकी क्योंकि आपके इस ऑफिस की हर कीमती शय उनके कब्ज़े में है। लेकिन अपना गुस्सा उतारने और अपनी माँ का गम कम करने के लिए आपने समरीन रज़ा को गहरे तशद्दुद का निशाना बनाया। सोने पर सुहागा। अगले ही दिन किसी ने इन्हें कत्ल कर दिया। क्या आपको लगता है कि ये सब इत्तफाक है? वो पीछे हो बैठा था। मारिया को समझ नहीं आया कि इसे क्या जवाब देना चाहिए। क्या तुम इसके कत्ल का इल्ज़ाम मुझ पर लगा रहे हो? तुम कुछ साबित नहीं कर सकते। मुझे कुछ भी साबित नहीं करना, बस लोगों को आपकी जानिब से मशकूक करना है। कत्ल से कबल मारिया हसन ने मशहूर अदाकारा समरीन रज़ा को तशद्दुद का निशाना बनाया। सोच लें लोगों का अगला शक किस पर जाएगा। वो चंद पल सख्त आंखों से इसका चेहरा देखती रही। वो बगैर असर लिए बैठा हुआ था। क्या चाहते हो तुम? इसके सवाल पर सीधा हो बैठा। हाथ आगे बढ़ाकर अपना मोबाइल उठा लिया। सेलिना के पीछे आज के बाद किसी को भी भेजने से पहले 100 दफ़ा सोच लेना। मैं अगली दफ़ा वार्न करने नहीं आऊँगा। फिर उठ खड़ा हुआ। पलटने ही लगा था कि एक लम्हे को ठहर गया। आहिस्ता से इसकी जानिब मुड़ा। अपने सामने माँ बाप के अज़दवाजी झगड़े देखने के बाद आप वाजिद और सेलिना की ज़िंदगी भी उसी तरह जहन्नुम बना रही हैं। अपनी माँ की शौहर की जानिब से हर लम्हे की इनसिक्योरिटी देखकर आपको भी यही लगता है कि वाजिद किसी न किसी औरत के साथ ताल्लुकात वाबस्ता किए हुए हैं। लेकिन जानती हैं हकीकत क्या है? आप एक टेलीविजनल खातून हैं, एक शकी मिजाज रखने वाली नाकाबिले बर्दाश्त औरत जिसे थेरेपी की सख्त ज़रूरत है। और इसे मज़ीद कुछ नहीं कहना था, इसीलिए बाहर के जाने पड़ गया। मारिया हसन का तनफ़ुस बेहद तेज़ हो गया था। इसने अपने सामने रखी हर शय को हाथ मारकर ज़मीन बॉस कर दिया था। यासिर अब उसी संजीदा चेहरे के साथ ड्राइव कर रहा था। फिर वो कई लम्हात बाद एक बंगले के सामने कार रोककर बाहर निकल आया। लॉन्च में ही इसे सुल्ताना मिल गई थी। वो आगे बढ़ा और इनके मुकाबिल आ बैठा। फिलिपाइनी मेड ने इसके सामने कैमोमाइल टी रखी तो वो हल्का सा मुस्कुराया। इसकी माँ आज तक ये चाय पीना नहीं छोड़ सकी थी। कैसे हो बेटा? कैसे आना हुआ? इसे अपने घर में वो एक ही हफ्ते के अंदर दूसरी दफ़ा देख रही थी।
इसे अपनी बसारत पर यकीन नहीं आ रहा था। ठीक हूँ, वो ज़रा ठहरा था। एक फेवर चाहिए था। सुल्ताना के हाथ से चाय छिलकते छिलकते बची थी। यासिर को इससे फेवर चाहिए था। इसने चाय सामने टेबल पर रखी, फिर इन्हीं बेयकीन निगाहों से इसका चेहरा देखा। कैसा फेवर? सेलिना को किसी मशहूर ड्रामे में लिया जाए, और वह ताज्जुब से मुंह खोले इसे देख कर रह गई थी। व्हाट? आप ये कर सकती हैं या नहीं? अगर नहीं कर सकती तो मेरा वक़्त बर्बाद मत करें, मैं किसी और से कह दूँगा। और वो जो उठने ही लगा था, सुल्ताना की आवाज़ पर लम्हे भर को ठहर सक गया। इसे एक्ट्रेस लिया जाना बहुत मुश्किल है। और वो उठ गया था, लेकिन सुल्ताना ने इसे रोक लिया था। लेकिन मैं बात करूँगी, मैं मेक श्योर करूँगी कि तुम्हें फेवर दे सकूँ, लेकिन तुम मुझे इस फेवर के बदले में क्या दोगे? जानते हो ना, आजकल कुछ भी बगैर किसी जवाबी तोहफे के नहीं किया जा सकता। वो मुस्कुराई थी। यासिर इसकी जानिब देखता वापस बैठ गया था। क्या चाहिए आपको? वो चंद पल इसे देखती रही, मोहब्बत से, नरमी से। अपना बेटा। और वो इसके मुतालबे पर गहरा सांस भरकर रह गया था। फिर सर असबात में हिलाया। क्या करना होगा मुझे? ज़्यादा कुछ नहीं, बस इस वीकेंड पर मेरे साथ डिनर करना होगा। इसने सर हिलाया और उठ गया। डील? अच्छी लगती है सेलिना? एक पल बाद इसने मुस्कुराहट दबा कर पूछा, तो यासिर ने चौंक कर इसकी जानिब देखा। नहीं, मुझे एक्ट्रेस नहीं पसंद। तुम झूठ बोल सकते हो, तुम्हारी आंखें नहीं। वो मुस्कुराई थी। वो सर छटक कर बाहर की जानिब बढ़ आया था। सुल्ताना ने साथ रखा फ़ोन उठाया, चंद नंबर डायल किए, फिर फ़ोन कान से लगाया। सरमत, सेलिना को अपने आने वाले ड्रामे में हीरोइन रखोगे तुम इसे रख लोगे। ड्रामे की प्रोडक्शन मैं कर रही हूँ, तो इसकी बाकी जिम्मेदारी मुझ पर होगी। चंद पल दूसरी जानिब की बात सुनी। किसी बहुत अपने ने फेवर मांगा है सरमत, मेरे लिए इसे इनकार करना मौत के मुतरादिफ था। तुम वैसे भी ड्रामे के लिए एक्ट्रेस तलाश कर रहे थे। सेलिना पर कितने भी चार्जेस क्यों ना हो, एक्ट्रेस वो कमाल की है। वो वापस घर चला आया था। दादा और सेलिना परेशान हॉल से लॉन्च पे बैठे थे। इसने अंदर आकर दोनों के चेहरे बारी बारी देखे। क्या हुआ? आप दोनों ऐसे क्यों लग रहे हैं जैसे कोई भूत देख लिया हो? रबिया की ब्यूटिशियन ने आने से इनकार कर दिया है, सेलिना ने कहा, तो इसने हैरत से इन दोनों की जानिब देखा। तो क्या? अब मेकअप कौन करेगा उसका? यासिर, क्या तुम कुछ मदद कर सकते हो? दादा के पूछने पर इसने आंखें घुमाई थी। सॉरी, लेकिन मैंने बॉडीगार्ड की ट्रेनिंग लेने के साथ साथ मेकअप करने की ट्रेनिंग हासिल नहीं की थी, और सच शुक्र कि मैंने ऐसा नहीं किया। आपका क्या भरोसा, रबिया का मेकअप भी मुझसे करवा लेते आप। सेलिना की हंसी उभरी तो दादा ने गहरा सांस लिया। इस मामले में यासिर वाकई इनकी मदद नहीं कर सकता था। वैसे ऐसी भी क्या ज़रूरत है मेकअप करने की? क्या बगैर मेकअप की शादी नहीं हो सकती? इसके कहने पर दादा और सेलिना ने एक साथ इसे घूरा था। बिल्कुल ज़रूरी है, लड़कियां मेकअप नहीं करेंगी तो क्या तुम और मैं करेंगे? सेलिना इनके हवाले पर बेसाख्ता हंस पड़ी थी। यासिर तो दादा के आइकॉनिक जवाब पर लाजवाबी हो गया था। रबिया अपनी थी इनकी, वो थोड़ी था। क्या मैं कुछ मदद कर सकती हूँ दादा? कुछ पल बाद इसने कहा, तो वो दोनों इसे देखने लगे। सरदार सीधे हो बैठे थे। कैसे? देखिए, मुझे बहुत ज़्यादा मेकअप तो नहीं करना आता, लेकिन एक्ट्रेस होने के नाते मुनासिब मेक ओवर कर लेती हूँ मैं। क्या रबिया मान जाएगी मुझसे मेकअप करवाने पर? दादा अगले ही लम्हे उठ खड़े हुए थे। कहाँ? फरसाना के घर। ये वक्त इन बातों का नहीं है, तुम्हें ही रबिया का मेकअप करना चाहिए। आज इसकी शादी है, कोई बदमज़गी नहीं होनी चाहिए ना। और वो दोनों पुरजोश से दाखिली दरवाजे के जाने पड़ गए थे। पीछे यासिर ने बेयकीनी से गहरा सांस लिया था। दादा और सेलिना एक क्रेजी कॉम्बो थे। अगले ही पल वो भी उठकर बाहर चला आया था। इसे शाम के खाने और मेहमानों का इंतज़ाम देखना था। अगर यहाँ कोई कमी रह जाती तो दादा ने इसे बाकी जायदाद से आग कर देना था। शाम खिर आई। हर जानिब मेहमानों की बहुतात सी थी। जिस सब्ज़ाजार पर सुबह वो दोनों जॉगिंग करने आए थे, इसे ही सजाकर बारात का बेहतरीन इंतज़ाम किया गया था। सरदार अब दाखिली दरवाजे पर इस्तादा रबिया के वालिद के साथ मेहमानों का खैर मुकद्दम कर रहे थे। सेलिना भी रबिया को तैयार करके वापस आ चुकी थी। कुछ पल बाद वो बाहर निकली तो तैयार थी। इसने सुनहरी चूड़ीदार पजामे के साथ गहरे सबज रंग के सुनहरे काम से मजीन कमीज सेबतन कर रखी थी। साथ दुपट्टा भी था, सबज रंग का कामदार दुपट्टा। दोनों हाथों में सुनहरी और सब्ज चूड़ियाँ पहने, एक कान में बाली पहनती वो कमरे से बाहर निकल रही थी। बाल इसने खोलकर एक जानिब डाल रखे थे। असद, दे के पहुँच गई, कहाँ है? वो फ़ोन पर जाने दूसरी जानिब किससे बात कर रहा था, लेकिन सेलिना इसे देखकर ठहर सी गई थी। इसने कभी इसे कमीज शलवार में नहीं देखा था। सफ़ेद कुर्ते में मलबूस, कंधे पर फूरी शाल डाले। इसकी निगाहें थी या क्या? वो मुड़ा था। माहौल में जैसे सुनहरी सी आफशा बिखर गई थी। सब कुछ इतना सुनहरा था कि सेलिना को अपनी आंखें चुंधियाती महसूस हुई। वो भी इसे देखकर रुक सा गया था। ओके, मैं वेट कर रहा हूँ।
इससे नजरें हटाए बगैर कहकर इसने फ़ोन वाला हाथ नीचे कर लिया था। अगले ही पल खिंकार कर नजरें फेर ली। अगली कोई भी बात किए बगैर बाहर की जानिब बढ़ गया। कुछ था फिजा में ऐसा कि सेलिना इसे आवाज़ नहीं दे सकी थी, न इसे आवाज़ देकर रोक सकी थी, न इसकी जानिब बढ़ सकी थी। क्या इसे मोहब्बत हो रही थी? अगले ही पल इसने घबरा कर सर झटका था, फिर बाहर की जानिब बढ़ गई। सरदार अब इसे अपने जानने वालों से मुतारिफ करवा रहे थे। कुछ पल बाद वो दूर जा खड़ी हुई थी। अगले ही पल यासिर भी इसके साथ ही आ खड़ा हुआ, हाथ बांध कर दूर बने स्टेज पर नजरें जमाए रहा। उसी पल कोई खातून इन दोनों की जानिब पड़ी और बेसाख्ता इन दोनों की बलाएं ले ली। अल्लाह जोड़ी सलामत रखे पुत्र। इन दोनों ने एक दूसरे की जानिब चौंक कर देखा था। खातून की गलत फहमी दूर करने से पहले ही वो आगे बढ़ गई थी। कुछ था कि वो दोनों हंस दिए थे। क्या मैं नॉवल की हीरोइन हूँ और तुम उसके हीरो? छुपकर सरगोशी की थी इसने। यासिर ने सर हिलाया। हरगिज़ नहीं, मैं बॉडीगार्ड हूँ और तुम एक्ट्रेस, खूबसूरत एक्ट्रेस। इसने तस्दीक करना ज़रूरी समझा था। यासिर ने इसकी जानिब एक नज़र देखा। इसकी बालियाँ, लिबास, आँखें, चूड़ियाँ सब बहुत खूबसूरत था, लेकिन वो इसकी खूबसूरती का एतराफ़ कर लेता, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं था। इतनी भी कोई खूबसूरत नहीं हो तुम। सेलिना ने इसके जवाब पर गहरा सांस लिया था। अगले ही पल इसका फ़ोन बजने लगा तो वह रस्ते तरह दूर जा खड़ी हुई। इसने यूं ही नजरें फेर कर इसे देखा था। कई लम्हात बाद वो इसकी जानिब फिर से पड़ रही थी। इसके चेहरे पर बेयकीन सी खुशी जगमगा रही थी। चाल में मुसरत के बायस हल्की सी लर्जिश भी थी। यासिर, यूविल का फ़ोन आया था। सुल्ताना प्रोडक्शन से मुझे एक शॉर्ट ड्रामे की ऑफ़र आई है। इसने हैरान होने की कोशिश की थी। रियली? वाओ, ये कैसे हो सकता है? मैं तो इतने क्राइसिस में हूँ, मुझे तो कोई भी अपने साथ काम पर नहीं रखना चाहता था। लम्हे पर को ठहर कर इसकी जानिब देखा। मस्कारे से सजी आंखों में शक सा था। कहीं तुमने किसी को मारा पीटा तो नहीं है इसके लिए? इसने इसे बेनियासी सुरमई आंखों से देखा था। मेरी शक्ल गौर से देखो, क्या मैं तुम्हें इतना फारिग लगता हूँ? और वह इसकी शक्ल गौर से देख रही थी। फिर मुस्कुराकर सर झटका। यासिर क्यों इसके लिए किसी को राज़ी करेगा भला? इसने हर शक झटक दिया था। मुझे यकीन नहीं आ रहा। उफ, क्या मैं वापस काम कर सकती हूँ? वैसे तुम्हें क्या लगता है इन्होंने मुझे काम क्यों दिया? इसने कंधे उचकाए थे। हो सकता है इन्हें तुम पर तरस आ गया हो। इंडस्ट्री में बिला वजह कोई भी किसी पर तरस नहीं खाता, इसने कहा और फिर मुसलसल बजते फ़ोन की जानिब मतवज्जो हुई। इसे एजेंसी से कॉल आ रही थी। वो इसका जवाब तलब कर रहे थे। इसने फ़ोन काट कर यासिर की जानिब चमकती आंखों से देखा। वो गड़बड़ाया था। नहीं, वो इसका ऐसे देखना अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो मुझे ऐसे नहीं देख सकती। और वह यकदम खिलखिलाकर हंसती थी। फिर इसकी जानिब हल्का सा झुकी। तुम मेरा लकी चार्म हो। अच्छा रुको, मैं दादा को बताकर आती हूँ, वो भी बहुत खुश होंगे। इसने जल्दी से मेहमानों में घिरे सरदार की जानिब कदम बढ़ाए थे। वो पीछे हल्का सा मुस्कुराया था। अगले ही पल अपने बजते फ़ोन की जानिब मतवज्जो हुआ। सुल्ताना की कॉल थी। इसने फ़ोन उठाकर कान से लगाया, थैंक यू, और फिर अगले ही पल रख दिया। अब वो दूर खड़ा सेलिना और दादा को खुश होते हुए देख रहा था। सुनहरी सी एक लड़की थी जो इसके दिल में अपनी तमाम तर बेवकूफ़ियों के साथ उतरती जा रही थी, जो इतनी क्रेज़ी थी कि अपने हाथ पर बिना सोचे समझे इसका नाम मेहंदी से लिखवा आई थी। इसने अगले ही पल सर झटका था, लेकिन वह नहीं जानता था कि जो दिल में रहने लगे इन्हें सर झटक कर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। रात के पहर एजेंसी मज़ीद रोशन लग रही थी। रात अभी इतनी गहरी नहीं हुई थी, इसीलिए निचले फ्लोर पर चंद एक कैबिन्स की बत्तियां रोशन थी और कुछ गार्ड्स अपना अपना काम करने में मसरूफ़ थे। रात के कई पहर गुजरे तो साहिर निचले फ्लोर पर चला आया। कुछ गार्ड्स जो थोड़ी देर पहले तक विराजमान थे अब वो भी जा चुके थे। वो आगे बढ़ रहा था। राहदारियाँ सुनसान थी। जब से सेलिना मंजर से गायब हुई थी सब रिपोर्टर्स का ध्यान वहीं भटका रहा था और सेलिना की गैर मौजूदगी के बायस इसे ऐसा कोई ख़ास काम भी नहीं था। वो सेलिना का गार्ड था, अगर वो नहीं थी तो इसे मज़ीद क्या काम हो सकता था। लेकिन पिछले दिनों से इसे कुछ खटक रहा था। यासिर ने इसे एक दफ़ा कहा था कि एजेंसी के अंदर ही कहीं गड़बड़ चल रही है, कोई इनके दरमियान ही मौजूद है जो एक्ट्रेस के लिए मसाइल खड़े कर रहा है। इसे इस बात पर यकीन नहीं था। वो आंखें बंद करके यकीन करने वालों में से नहीं था, लेकिन इसने कुछ दिनों से एजेंसी में कुछ बहुत अजीब सा महसूस किया था। जब से केस शुरू हुआ था इसे लगता था कोई रात के पहर इन चारों के कैबिन की तलाशी लिया करता था, जैसे वो कुछ ढूंढ रहा हो, लेकिन बहुत तगदो के बाद भी इसे कुछ मुयस्सर ना आ रहा हो। इसकी तरतीब से रखी गई चीज़ें अगली सुबह बहुत बेतरतीबी से मिलती थी। ये दूसरों को शायद महसूस नहीं हुआ था क्योंकि इसने किसी को अपनी इस खास तरतीब के बारे में बताया ही नहीं था। इसने आगे बढ़कर कैबिन की बत्ती चलाने से परहेज़ किया। दबे कदमों आगे बढ़ता रहा। दराज खुलने और तेज़ी से बंद होने की आवाज़ें आ रही थी। ये इसका शक नहीं था,
कोई वाकई ऑफिस में मौजूद था, और वो जो कोई भी था अंधेरे में दरवाजे तेजी से खोलकर बंद करता हुआ कुछ तलाश कर रहा था। इसने लम्हे भर को अपने कदम रोक लिए। कैबिन में दराज खंगालते शख्स ने इसकी मौजूदगी को महसूस कर लिया था। दराज खुलने और बंद होने की आवाज़ें आना बंद हो गई थी। वो जो कोई भी था ठहर गया था, और फिर वो बिजली की तेजी से उठकर साहिर पर झपटा था। अंधेरा होने के पास कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। साहिर ने इसे उठाकर दूर फेंका तो वो टेबल पर रखी कई चीज़ों समेत ज़मीन पर जा गिरा, लेकिन उसी पहर इसे भागने का मौका मिल गया था। वो उठा और तेजी से बाहर की जानिब दौड़ा। साहिर इसके पीछे उसी तेजी से भागा था। राहदारियों की जलती रोशनियों में इसे इस शख्स का चेहरा फिर भी दिखाई नहीं दिया। इसने स्याह कैप और चेहरे पर मास्क चढ़ा रखा था। भागते भागते इसने इसकी जैकेट खींची तो आस्तीन का हिस्सा इसके बाजू से लम्हे भर के लिए हट सा गया। इसने इसके हाथ पर बड़ा सा कट देखा था, चाकू का कट, जो काफ़ी दिनों का जख्म लगता था और अब खुश्क सा हो गया था। वह इसके पीछे बाहर सड़क तक दौड़ता आया, लेकिन वो हवा में किसी छलावे की मानंद गायब हो गया था। इसने घुटनों पर हाथ रखे और फिर झुककर गहरे गहरे सांस लेने लगा। स्याह मास्क और कैप वाला बंदा गायब हो गया था। ना सिर्फ गायब हो गया था, बल्कि वो इसे शदीद उलझन में डाल गया था। इस शख्स को एजेंसी के तमाम खुफिया दरवाज़ों का इल्म था। इसे खारजी और दाखिली दरवाजे बगैर किसी दिक्कत के याद थे। यासिर ने ठीक कहा था, वो जो कोई भी था एजेंसी का ही बंदा था। निचले फ्लोर पर काम करने वालों के अलावा इन दरवाज़ों का इल्म किसी को भी नहीं था। वो दोबारा अंदर चला आया था, फिर बिखरे कैबिन की हालत पर गौर देखी। उल्टे हुए टेबल और ज़मीन बोस हुई चीज़ों के साथ इसे एक चमकती हुई शय नज़र आई थी। वो पंजों के पल आहिस्ता से बैठा, फिर हाथ आगे बढ़ाकर इस चमकते हीरे नुमा शय को उठा लिया। वो एक तरह की अंगूठी थी जिसके ऊपर एक बारीक सा नगीना जड़ा हुआ था। इसने ये अंगूठी कहाँ देखी थी भला? और फिर यकदम याद आने पर वो चौंका था। तेज़ी से उठकर सबूतों वाली फाइल उठा ली। समनीर नज़ा के घर से हासिल हुई तस्वीर जो सबूत के तौर पर इस्तेमाल होनी थी। इसमें ये एक अंगूठी भी थी जो गायब हो चुकी थी। प्रोफाइलर्स और डिटेक्टिव्स ने इस अंगूठी के मुतल्लिक मुख्तलिफ आरा का इजहार किया था, लेकिन इसे इन सब में दिलचस्पी नहीं थी। सवाल ये था कि समनीर नज़ा की अंगूठी इस नामालूम शख्स के पास क्या कर रही थी, और वह नामालूम शख्स इस ऑफिस में आखिर क्या लेने आया था। इसने सर ऊपर की जानिब उठाया और फिर गहरा सांस लिया। साथ ही साथ वो अब हनीफा को भी फ़ोन कर रहा था। इसे जल्द अज जल्द किसी न किसी सीनियर को इस वाक़े के बारे में आगाह करना चाहिए था। शादी की तकरीब अपने उरूज पर थी। दादा अब इसे अपने पुराने जानने वालों से मिलवा रहे थे। वह संजीदगी से हर एक के साथ मिल रहा था। दूर से इसे देखती सेलिना लम्हे पर को मुस्कुराई थी। वो मुस्कुराता नहीं था और किसी अजनबी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन वो इसे ऐसे भी कितना अच्छा लगता था। रद्द-ए-अमल देने से मुकम्मल परहेज़ करता हुआ गैर दिलचस्पी से एक जानिब बैठा हुआ। इसकी निगाहें थी कि इसने लम्हे भर को इसकी जानिब देखा था। इसकी मुस्कुराहट गहरी हो गई थी। साथ ही साथ इसे हाथ भी हिलाकर दिखाया था मेहंदी वाला, जिस पर इसका नाम लिखा हुआ था। सामने मौजूद लड़के ने इसकी हरकत पर लम्हे भर को गहरा सांस लेकर सर हिलाया था, ऐसे जैसे कह रहा हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता लड़की, सुधर जाओ। लेकिन लड़की थी, सुधरना ही नहीं चाहती थी। वो इसे देखती रहना चाहती थी, आंखों में ठेरों चमक लिए, उस बच्चे की मानिंद जो अपने सबसे पसंदीदा खिलौने को देखता है, जो इसकी पहुंच से बहुत दूर होता है, जो इसकी हैसियत से कहीं बुलंद होता है, जो इसके लिए होता ही नहीं। मुस्कुराहट आहिस्तगी से थम गई थी। वो अब अपने कमरे के दरवाजे में खड़ी थी। सामने मौजूद घर वाले ऐसे इसे नज़रअंदाज किए हुए थे जैसे वो वहाँ मौजूद ही ना हो। इसकी आंखों में महरूमी की कई दास्तानें रकम थी। खामोशी के पास लब और आंखें साकित थी। इसने दरवाजे की चौखट पर हाथ रखा। ताया के बच्चे और इनकी ईद की नई खरीदारी जैसे इसकी आंखों में धुआं सा भर गई थी। इसके पास पिछली ईद का सूट रखा था और वो बगैर कहे जानती थी कि इसे वही सूट पहनना था। महरूमी से देखती आंखों में कई आंसू जमा होने लगे। अगर घराने इतने खुशहाल होते हैं तो इसका घराना कहाँ था? क्या वो इतनी मकरू थी कि इसे इन घरानों में रखा ही नहीं जा सकता था? घर वाले खाने के लिए उठ गए। इसे इनके साथ एक टेबल पर बैठकर खाने की इजाज़त नहीं थी। वो पीछे छोड़ दिए जाने वालों में से थी। इसे कोई अपने साथ बिठाना पसंद नहीं करता था। वो ख़ुद को आईने में कितने ही पहरों तका करती थी, बिल्कुल खामोशी से। इसे अपनी महरूम ज़ात से उलझन सी होने लगी थी। इसने गहरा सांस लेकर बमुश्किल खुद को पिछली यादों से निकालना चाहा। इसकी आंखें गीली थी, नम सी। इसने आसपास निगाह दौड़ाई। फरजाना अब झुककर रबिया का माथा चूम रही थी। रबिया के लबों पर भरपूर मुस्कुराहट देकर इसके दिल में तकलीफ सी होने लगी। साथ ही इसके वालिद खड़े थे जो रबिया को देखकर यकदम रोने लगे थे। वो रुखसत होने वाली थी और ये वो मंजर था कि इसकी धुआं धुआं होती आंखों से कई आंसू गिरा गया था। इसने चौंक कर जल्दी से रुखसार साफ किए, लेकिन कुछ ख्वाहिशें कभी इसका पीछा नहीं छोड़ती थी। माँ ने इसे एहसन अली के घर लावारसों की मानिंद छोड़ दिया था। वो घर बहुत कम आया करती थी।
इसी के बाद बहुत वक्त बाद समझ आई थी कि वो इसे छोड़ चुकी थी। इसीलिए ताइयाँ इसे यतीमी और मनहूस होने के ताने दिया करती थी। बाप की मोहब्बत और माँ की नरमी जैसे इसके नसीब में थी ही नहीं। इसे याद था कि एक दफ़ा ताई ने इसे मेहमानों के दरमियान रुखसार पर बेरहम सा थप्पड़ दे मारा था। इसे वजह याद नहीं रही थी, इसे बस जुल्म याद रह गया था। इसे याद था कि वो उस पूरी रात रोती रही थी। यकदम ही इसे सांस लेने में दुश्वारी हुई तो वह वहाँ से उठ गई। वो मज़ीद घरानों में यूं तन्हा नहीं बैठ सकती थी जिस तरह सब अपने अपने घरानों के साथ विराजमान थे। इसे अपना आप बहुत मिसफिट लग रहा था। वो उठकर वापसी के लिए कदम बढ़ा चुकी थी। इसका रुख सरदार के सफ़ेद महल की जानिब था। इसका हलक बहुत दर्द कर रहा था। इसे लगा वो मज़ीद अगर खुद पर जबर करती रही तो गला तकलीफ़ से फट जाएगा। वो जल्द से जल्द वापस जाना चाहती थी। जिस शादी के लिए वो बहुत खुश थी, इस शादी में इसका दम बुरी तरह घुट रहा था। यासिर ने यूं ही निगाह फेर कर देखा तो सेलिना नज़र नहीं आई। वो हैरान हुआ, यहाँ तो वो किसी को जानती भी नहीं थी। कुछ पल बाद इसने सरदार से माजरत की और इसे फ़ोन करने लगा। फिर उस जगह तक बढ़ आया जहाँ वो चंद पल पहले बैठी हुई थी। वो इतनी जल्दी में उठकर गई थी कि अपना फ़ोन कुर्सी पर ही छोड़ गई थी। इसने गहरा सांस लेकर फ़ोन कान से हटाया और इसका फ़ोन उठाकर हॉल से बाहर निकल आया। इसके कदम खुद ब खुद वापसी के लिए उठ रहे थे। जब वो दाखिली दरवाज़ा पार करने लगा तो किसी की हिचकियों पर ठहर गया। इसका हाथ डोर नॉब पर ही था लेकिन वो अंदर नहीं बढ़ सका। ठंडे लॉन्च में वो रो रही थी। वो आगे नहीं बढ़ सका। वो वहीं ठहरा रहा। वो रोती रही। इसने सेलिना को पहले कभी ऐसे रोते हुए नहीं देखा था। वो बगैर वजह की नहीं रोया करती थी और ऐसे तो कभी नहीं रोई थी। कुछ पल बाद वो इसे यूं ही छोड़कर सब्ज़ार की जानिब वापस चला आया था। कई लम्हात बाद वो भी वापस चली आई थी। अपनी बिखरी सी हालत दुरुस्त किए, लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट से जाए। किसी ने इसकी गैर मौजूदगी महसूस नहीं की थी। इसने कुर्सी पर बैठकर आसपास अपना मोबाइल तलाश करना चाहा। अभी वो इधर उधर हाथ मारती मोबाइल ढूंढ ही रही थी कि किसी ने इसके सामने मोबाइल किया तो वो चौंकी। एक नज़र उठाकर देखा, वो चेहरा झुकाए इसे ही देख रहा था। चंद पल वो दोनों एक दूसरे को पलके चपकाए बिना देखते रहे थे। वो रोती रही थी। यासिर की सुरमई आंखें इसकी भीगी पलकों को छूकर बेहद खामोशी से पलट गई थी। इसने बमुश्किल मुस्कुराकर इसके हाथ से फ़ोन लिया था कि कहाँ से मिला तुम्हें। नज़रें चुरा कर सवाल किया। वह बगौर इसका चेहरा देख रहा था। तुम्हारी कुर्सी पर रखा हुआ था। इसने सर हिलाया, फिर सामने देखने लगी। रबिया के आसपास अब बहुत सी लड़कियां इकट्ठा थी। कोई उसका लहंगा दुरुस्त कर रही थी, कोई उसके बालों को छूकर बराबर कर रही थी, कोई उसके कान में कुछ कह रही थी और कुछ हंस रही थी। यासिर अब भी इसका चेहरा पकौड़ देख रहा था। इसने इसे पकौड़ देखते देखा तो चौंकी। ऐसे क्यों देख रहे हो? इसके पूछने पर इसने सर झटका था। फिर सर नफ़ी में हिलाकर इससे ज़रा फासले पर रखी कुर्सी खींच बैठा। सेलिना की तरह वो भी यहाँ बहुत लोगों को नहीं जानता था। ये तो सरदार थे जिन्होंने इसे बहुत से लोगों से मुतारिफ़ करवा दिया था, नहीं तो वो यहाँ किसी को भी नहीं जानता था। रबिया कितनी प्यारी लग रही है ना? इसके पूछने पर यासिर ने सर हिलाया था। मैं सोचती हूँ कि क्या हर दुल्हन अपनी शादी पर इतनी ही प्यारी लगती होगी। पता नहीं, मुझे तो सब एक जैसी लगती हैं। और इसने गहरा सांस लेकर चेहरा इसकी जानिब फेरा था, फिर बेबसी से हंसती। वो सब अलग तर्ज के लिबास, मेकअप और जेवर का इंतखाब करती हैं। ऐसे में वो सब एक जैसी कैसे लग सकती हैं तुम्हें? इसने लाइल्मी से कंधे उचकाए थे। इसे वाकई नहीं पता था। अच्छा बताओ, कभी कोई लड़की अच्छी लगी है? नहीं, सोचो तो सही कम अज़ कम। इसने इसरार किया तो यासिर ने सोचने की कोशिश की, फिर सर नफ़ी में हिलाया। अच्छा जूलिया तो अच्छी लगती होगी तुम्हें, कितनी खूबसूरत है वो। मुझे जूलिया बिल्कुल नहीं पसंद। क्यों भाई? बस नहीं पसंद? कोई वजह तो होगी ना? कोई वजह नहीं है, मैंने इस नहज पर कभी सोचा ही नहीं। ओफ़ो यासिर, जब तुम ये नहीं सोचते हो कि तुम्हें कौन सी लड़की पसंद है और कौन सी नापसंद, तो फिर तुम सोचते क्या हो आखिर? इसने चेहरा इसकी जानिब मोड़े पूछा था। वो वाकई जानना चाहती थी कि इसके दिमाग में आखिर चलता क्या रहता था। मैं सोचता हूँ कि अगर मैं हफ्ते के इतने दिन काम करूँगा तो मज़ीद कितने दिन दादा के पास ठहर सकूँगा। अगर मैं उस रास्ते से जाऊँगा तो मुझे बिला वजह एक्ट्रेस का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए मैं इस रास्ते से जाता हूँ जहाँ इसका नामो निशान ही ना हो। ये भी कि इस केस की फ़ाइल पिछले केसेस से इतनी मुशाबत क्यों रखती है, और मज़ीद मुझे कितने और साल बॉडीगार्ड का काम करना पड़ेगा कि मैं चीफ बन जाऊँ। बस यही बातें। सेलिना का मुंह खुल गया था। आंखों में गहरा ताजुब लिए वो इसे देखकर रह गई थी। तुम ये सब सोचते रहते हो? हाँ, इन दैट ब्रीफ मोमेंट शी लुक्ड सो डन विथ हिम। अच्छा ये तो बता ही सकते हो ना कि कैसी लड़कियाँ पसंद हैं तुम्हें? लड़कियाँ होती हैं और कमोबेश सब एक जैसी ही होती हैं। एक जैसी कहाँ होती हैं? देखो, क्या अब मैं और जूलिया एक जैसे हैं? बस थोड़ा ही तो फ़र्क है। सेलिना की आंखें हैरत से फैल गई थी। वो मुझसे ज़्यादा खूबसूरत है यासिर आलम। इसने लम्हे पर को इसे देखा। अच्छा,
مجھے لگا تھا کہ تم اس سے زیادہ خوبصورت ہو۔ اور ایک پل کے لیے سب کچھ ٹھہر گیا تھا۔ یاسر خود بھی کہہ کر چونکا تھا۔ یہ بات غیر ارادی طور پر اس نے سوچی تھی اور آج اسی طرح اس نے کہہ دی تھی۔ سیلینا کو اس پر یقین کرنے میں چند لمحے لگے تھے، پھر وہ مسکرائی اور پورے دل سے مسکرائی۔ اسے مزید کوئی سوال نہیں کرنا تھا۔ اسے یاسر کے جواب نے مسکراتے رہنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اب ایسے مسکرا کیوں رہی ہو؟ مجھے نہیں پتا تھا کہ ایک گارڈ کو میں جولیا سے زیادہ خوبصورت لگتی ہوں، اور یہ وہی گارڈ ہے جو ہمیشہ مجھے کہتا رہتا ہے کہ میں اتنی بھی خوبصورت نہیں۔ ساتھ براجمان گارڈ نے گہرا سانس لیا تھا۔ اسی پل بارات آ چکی تھی۔ سب لوگ گردنیں پھیرے اب باراتیوں کو تک رہے تھے۔ وہ دونوں بھی اس جانب دیکھ رہے تھے۔ سردار بھی لڑکی والوں کے ساتھ کھڑے بارات میں آئے مردوں کا استقبال کر رہے تھے، ان سے مل رہے تھے۔ وہ دونوں انہی کی جانب دیکھ رہے تھے۔ دادا کتنے خوش لگ رہے ہیں۔ میں سوچ رہی ہوں کہ تمہاری شادی پر کتنے خوش ہوں گے وہ۔ اس نے سر ہلایا تھا، پھر اس کی جانب دیکھا۔ شاید مجھ سے بھی زیادہ خوش ہوں۔ اور وہ ہنس پڑی تھی۔ وہ سردار کو یاسر سے زیادہ اس کی شادی پر خوش ہوتا سوچ سکتی تھی۔ کچھ پل بعد اس نے چہرہ پھیر کر اس کی جانب دیکھا۔ تم ٹھیک ہو؟ اس کے پوچھنے پر وہ ٹھٹکی تھی، پھر سر ہلایا۔ مجھے کیا ہونا ہے؟ دیکھو اب بھی مسکرا رہی ہوں۔ شاید میں کسی ہینڈسم ماں کے بیٹے کو پسند ہی آ جاؤں اور وہ میری مسکراہٹ کے باعث میرا رشتہ مانگ لیں۔ مجھے اس گاؤں کو چھوڑ کر جانا ہی نہ پڑے۔ میں شادی کر کے یہیں کی ہو رہوں۔ لمحوں میں اس نے اپنی کہانی طے کر لی تھی۔ وہ اس کے جواب پر محض سر ہلاتا ہی رہ گیا تھا۔ کچھ پل بعد کھانے کا اہتمام ہوا اور سب اس میں مصروف ہو گئے۔ دادا اور وہ ایک ہی ٹیبل پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ یاسر باقی لڑکوں کے ساتھ مل کر کھانے کا انتظام دیکھ رہا تھا۔ کھانا کھایا جا چکا تو رخصتی کا وقت ہو چلا۔ سب اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ گھر والوں کے ساتھ رخصتی پر وہ اور دادا دونوں روحان سے ہو گئے تھے۔ رخصتی بھی ہو گئی تو وہ لوگ فرزانہ سے اجازت لیتے پلٹنے کی تیاری کرنے لگے۔ رات خاصی گہری ہو گئی تھی۔ یاسر ابھی ان کے ساتھ گھر نہیں جا سکتا تھا۔ اسے یہ سب سمیٹنا تھا۔ جب تک ہر شے واپس اپنے مقام تک نہیں پہنچ جاتی وہ واپس نہیں جا سکتا تھا۔ وہ اور دادا گھر آ گئے۔ اسی پہر ان کے پیچھے کوئی اور بھی گھر میں داخل ہوا تھا۔ سیلینا نے چونک کر ان کی جانب دیکھا۔ ایک ادھیڑ عمر خاتون تھی، قیمتی سے نفیس لباس میں ملبوس، اور ان کے ساتھ ہی ان کا بیٹا کھڑا تھا، سفید کاٹن کے سوٹ میں ملبوس، اونچا سا۔ سردار انہیں کسی پرانے حوالے سے جانتے تھے، اسی لیے انہیں لاؤنج پہ بیٹھنے کی دعوت دے ڈالی۔ وہ کچن میں میسم کے ساتھ چلی آئی تھی۔ وہ انہیں نہیں جانتی تھی۔ بہتر یہی تھا کہ وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ جاتی۔ ابھی وہ کچن سے نکل کر اپنے کمرے کی جانب بڑھنے ہی لگی تھی کہ خاتون نے اسے آواز دے کر روک لیا تھا۔ وہ چونک کر رک گئی، پھر ان کے بلانے پر پاس چلی آئی۔ یہ سونی کڑی آپ کی پوتی ہے جی سردار صاحب؟ خاتون کے پوچھنے پر سردار نے ناسمجھی سے سر نفی میں ہلایا تھا، پھر مسکرا کر ان کی غلط فہمی دور کرنے لگے۔ یہ میری پوتی نہیں ہے، لیکن میری پوتی جیسی ہے، ایک شاگرد کی بیٹی ہے، اسی لیے ہمارے ساتھ چھٹیاں گزارنے آئی ہے۔ سردار کے جواب پر وہ جذبس ہوئی تھی۔ وہ بات گھما کیوں رہے تھے؟ اچھا، ماشاءاللہ بہت سونی ہے جی۔ میں اپنے اکبر کا رشتہ مانگنے آئی ہوں اس کے واسطے۔ اگر آپ اس کے ابو سے رابطے کا کوئی ذریعہ وضع کر دیں تو چنگا ہو جائے گا۔ اور آپ کے وہ بری طرح چونکی تھی۔ سردار نہیں چونکے، شاید وہ ان کا ارادہ پھانپ گئے تھے، اسی لیے بات گھما کر اس کا تعارف کروایا تھا۔ وہ مسکرائے تھے۔ دیکھیے راشدہ، بچی ہماری ہی ہے، لیکن شاید اس کے والد کو آپ کا یوں رشتہ لے جانا پسند نہیں آئے۔ میں آپ کو مایوس لوٹانے پر مجبور ہوں۔ انہوں نے بات سمیٹنے کی کوشش کی، لیکن وہ خاتون کسی بھی طرح ٹلنے والی نہیں لگ رہی تھی۔ سیلینا کو ان کے والہانہ انداز سے گھبراہٹ سی ہونے لگی تھی۔ بعض چیزیں محض خواب میں ہی اچھی لگتی ہیں، وہ حقیقت بن کر سامنے آ جائیں تو ان سے الجھن ہونے لگتی ہے۔ اسے بھی اپنی کچھ دیر کی کہی گئی بات کو سچ ثابت ہوتا دیکھ کر شدید الجھن ہو رہی تھی۔ سردار جی، ہم ان سے خود بات کر لیں گے، ہمیں بس ان کا رابطہ نمبر دے دیں، ہم جا کر ان سے اپنی بیٹی مانگیں گے۔ ایسی کڑی کو یوں نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اس نے ان دونوں کی جانب خوفزدہ نگاہوں سے دیکھا تھا۔ کتنے کریپی تھے دونوں، پیچھے پڑنے والوں میں سے۔ اسے پیچھے پڑنے والوں سے سخت قسم کا بیٹ تھا۔ راشدہ بیٹی، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، بچی ان کی امانت ہے، وہ میرے پاس چھوڑ کر گئے ہیں۔ ایسے میں اسے کسی بھی معاملے میں قید نہیں کر سکتا، اور اس کے والد صاحب مجھ سے خفا ہوں گے۔ آپ اپنی جگہ درست ہیں، لیکن بہتر یہی ہوگا کہ اس بات کو یہی ختم کر دیا جائے۔ لیکن وہ انہیں نہیں سن رہی تھی۔ وہ اب ان کی جانب مسکرا کر مزید کوئی بات کہنے لگی تھی کہ اسی پہر داخلی دروازے سے یاسر داخل ہوا۔ وہ سارے دن کا تھکا ہوا لگتا تھا۔ لاؤنج میں براجمان لوگوں کی جانب ایک نظر سوالیہ سے دیکھا، پھر آگے بڑھایا۔ یہ کون لوگ ہیں دادا؟ وہ اب سردار سے سوال کر رہا تھا، ماتھے پر بل ڈال کر، جیسے اسے ان کا یہاں آنا بہت برا لگا تھا۔ یہ بیٹے، یہ راشدہ آصف ہیں، آصف اقبال صاحب کی بیگم، اور یہ ان کے بیٹے ہیں۔ یہ ان کا ہاتھ مانگنے آئی ہیں سیلینا کے لیے۔ اس کی آنکھوں نے سیلینا سے اس خاتون اور خاتون سے اس کے ساجدادے تک سفر کیا تھا۔
माथे के बल गहरे हो गए, आंखों की चुभन पड़ गई। इसने अगले ही पल सरदार की जानिब देखा। और आपने क्या जवाब दिया इन्हें? मैंने सेलिना के वालिद की खुफगी के मुतालिक बताया, लेकिन वो खुद इनसे बात करना चाहती हैं। क्या आपने इन्हें असल वजह नहीं बताई दादा? वो यकदम जैसे बहुत हैरान हुआ। सरदार चौंके और फिर यकदम संभले। इन्हें यासिर का साथ देना था। नहीं बेटे, मैंने इन्हें असल बात नहीं बताई, तुम बता दो ना। वो सब इन दोनों की जानिब देख रहे थे। आखिर ऐसी क्या असल बात थी जो इन दोनों को पता थी और सेलिना को नहीं पता थी? अगले ही पल यासिर इनकी जानिब घूमा था, सुरमई आंखों में ठहरो नागवारी लिए। सेलिना मेरी बचपन की मंगेतर है। और ये आया प्लॉट ट्विस्ट। इसे समझ आ गया था कि वो क्या कर रहा था। मंगेतर, लड़की को जैसे इसका लफ्ज़ बहुत गरां गुजरा। क्या आप दोनों शादी का इरादा रखते हैं? जाहिर सी बात है बेवकूफ़, हम शादी का इरादा रखते हैं, जब भी तो मंगनी अब तक रखी हुई है। जब बचपन की मंगेतर है तो अब तक शादी क्यों नहीं की? तुमसे पूछ कर नहीं करेंगे, हमारी जब मर्जी होगी हम तब शादी करेंगे। इसने एक नज़र सेलिना पर डाली थी। वो बमुश्किल अपनी हंसी जब्त कर रही थी और इसमें बुरी तरह नाकाम भी हो रही थी। ये आखिर किस किस्म की मुज़िका खेज हालत थी? क्या लड़की आपसे शादी करने पर राज़ी है? लड़की ने फिर सवाल किया था। यासिर ने खुद को चिंखाड़ने से पास रखा। नहीं, हम लड़की से रजामंदी के मुतालिक नहीं पूछते, हम इंतहाई जालिम लोग हैं। लेकिन लड़की ऐसा जुल्म खुद पर करवाना चाहती है। वो इस जालिम से शादी करना चाहती है। वो भी आगे बढ़ाई, फिर इसके साथ आ खड़ी हुई। दादा ने पलटकर इन दोनों की जानिब देखा था। एक ज़बरदस्त सा कौंता लपका था इनके जहन में। सरदार जी, अगर ये लड़की इस लड़के की बचपन की मांग थी तो आपको हमें पहले बता देना चाहिए था। ख्वामख्वाह में इतनी बदमज़गी हुई। वो उठ खड़ी हुई थी। दादा भी उठ गए। मुझे तो खुद इस मंगनी के मुतालिक अभी पता चला है। हम एक दूसरे से बहुत राज रखने वाला घराना है। हम शादी वाले दिन ही बताते हैं कि हमें किससे शादी करनी है, बल्कि हम शादी वाले दिन ही बताते हैं कि हमें शादी करनी है, इससे पहले नहीं। आप ख़ानदान की रवायतें हैं, भला क्या किया जा सकता है? सरदार कहाँ पीछे रहने वाले थे। खातून ने इनकी तौजीहा पर बेयकीनी से इनकी जानिब देखा था। बड़े ही अजीब लोग हैं आप सब, आपसे कम। ख्वामख्वाह दूसरों की मंगेतर का रिश्ता अपने लिए नहीं मांगते। यासिर ने पीछे से जली कटी हाँक लगाई थी। वो लोग पकते चुकते जा चुके थे। सेलिना और दादा पीछे हंस रहे थे। यासिर इंतहाई बेजारियत से सोफे पर आ बैठा था। फिर इन दोनों पर एक एक निगाह डाली। वो हंसते हंसते दोहरे हुए जा रहे थे। इंतहाई जालिम लोग, बचपन की मंगेतर। उफ, इसका हंस हंस कर बुरा हाल था। दादा ने असल बात नहीं बताई। दादा को खुद प्लॉट ट्विस्ट पता नहीं था। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि सेलिना इस सीन में तुम्हारी बचपन की मंगेतर थी, सरदार ने हंस कर कहा। तो सेलिना और मीसम फिर से हंस दिए। वो इन लोगों की जानिब देख रहा था और इसके तासुरात ऐसे थे कि वल्लाह, इसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस सब में इतना हंसने वाली क्या बात थी। कबाड़ा करके बस हंसा करें आप लोग। अच्छा, तो कबाड़ा करके रोना भी होता है? सरदार की जानिब से जवाबी जुमला आया था। इसने गहरा सांस लिया, फिर एक नज़र आंखों से आंसू साफ करती सेलिना की जानिब देखा। हंसने की वजह से इसकी आंखें भीगने लगी थी। अगले ही पल सरदार को पंचायत के कुछ लोग बुलाने चले आए तो वह बाहर की जानिब पड़ गए। कल रबिया का वलीमा था, इन्हें उसमें शिरकत के लिए बुलाया जा रहा था। वो उठकर बाहर की जानिब पड़े तो यासिर भी उठ खड़ा हुआ। वो भी उसके साथ ही उठी थी। रात गहरी हो गई थी। वो अपने कमरे की जानिब पड़ रही थी कि लम्हे पर को इसे आवाज़ देकर रोका। वो जो जीनों पर था रुक गया। लम्हे पर को पलटकर इसे देखा। वो पास चली आई थी। मेरा जालिम मंगेतर बनने के लिए बहुत शुक्रिया। मैं मुतजस्सिस हूँ कि मुस्तकबिल में मज़ीद तो मेरे लिए क्या क्या बनोगे। यहाँ पर असल जालिम कौन है, क्या मैं तुम्हें बताऊँ? इसके ठंडे से तंज पर सेलिना ने मुस्कुराहट दबाकर दोनों हाथ उठाते हुए इसे मज़ीद कुछ भी कहने से पास रखा था। मैं तो बिल्कुल नहीं हूँ, इतना मैं जानती हूँ। तुम इतना भी क्यों जानती हो? आधा इल्म जहर के मुतरादिफ होता है। अच्छा यासिर साहब, आप बॉडीगार्ड होने के साथ साथ फ्लॉस पर कब से बने हैं? जब से इंतहाई समझदार एक्ट्रेस के साथ काम करना शुरू किया है। लबों को सख्ती से बंद करके मुस्कुराते हुए कहा था। इसने मज़े से कंधे उचकाए थे। फिर इसे नजरें उठाकर देखा। वो इससे 2 सीने ऊपर खड़ा था। पता है, मुझे कुछ पल पहले ही अंदाज़ा हुआ है कि बास ख्वाब महज ख्वाब ही रहने चाहिए। वो अगर हकीकत का रूप धार लें तो एक भयानक सूरत इख्तियार कर लेते हैं। निमरा अहमद ठीक कहती हैं, बास फैंटेसीज सिर्फ फैंटेसीज रहनी चाहिए। अगर वो असल में वाक़या हो जाएं तो ट्रेजेडीज साबित होती हैं। मुझे लग रहा है कि शायद वाजिद हसन को भी एक फैंटेसी ही रहना चाहिए था। मैंने इसे हकीकत में पाने की कोशिश की और अपनी ही आंखें ज़ख्मी कर ली। बास ख्वाब अगर हकीकत बन जाएं तो इंसान की आंखें तक ज़ख्मी हो जाती हैं। भले ही इन ख्वाबों का वजूद कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, वो आपके लिए नहीं होते।
آپ ان خوابوں کو پانے کی حیثیت ہی نہیں رکھتے۔ یہاں وہ لمحے پر کو ٹھہری تھی، اسے آنکھیں اٹھا کر دیکھا، پھر ہلکا سا مسکرائی۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ ہر جگہ میں ہی قصوروار تھی۔ ماریا ٹھیک کہتی ہے، مجھے اپنی اوقات سے بڑے خواب نہیں دیکھنے چاہیے تھے۔ وہ چند پل اسے دیکھتا رہا تھا، پھر ایک قدم نیچے اترا، اس کی شہد رنگ آنکھوں میں دیکھا۔ بعض دفعہ لوگ آپ سے ایسی باتیں محض اسی لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ آپ واقعتاً ان خوابوں کو پانے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ وہ ڈرتے ہیں، خوفزدہ ہوتے ہیں کہ کہیں آپ واقعی اس خواب کی تعبیر حاصل نہ کر لیں۔ یہاں کوئی کسی سے کم یا زیادہ حیثیت نہیں ہے۔ پیسہ، اسٹیٹس، شہرت، عزت، اثر و رسوخ۔ وہ لمحے پر کو ٹھہر کر استضاحیہ سا مسکرایا تھا۔ یہ سب درجات ہم نے بنائے ہیں۔ ان درجات کی انسانی خوابوں میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ ان درجات سے تمہاری کم تری یا برتری کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تم واجد حسن کو پانے کے لیے کل بھی قابل تھی اور آج بھی ہو، بلکہ مجھے لگتا ہے کہ تم اس کے لیے بہت زیادہ اچھی ہو۔ وہ کہہ کر سکون سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ یقیناً اس کے جواب پر متعجب ہوئی تھی۔ سب اچھا بولنے والے اتنے چپ کیوں رہتے ہیں؟ مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اتنا اچھا بولتے ہو۔ اس نے سر ہلایا تھا۔ تمہیں پتا ہے میں تم سے متاثر ہو رہی ہوں۔ اس نے ہلکا سا مسکرا کر سر اسبات میں ہلایا تھا، پھر ہاتھ آگے بڑھا کر اس کی الجھی پالی بالوں سے علیحدہ کرنے لگا۔ وہ آنکھیں اٹھائے اسے خوابناک نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اندھیرے میں بیٹھ کر مت رویا کرو، ذہنی صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ وہ اس کے آہستگی سے کہنے پر چونکی تھی۔ گلابی سے بھرے بھرے لب آدھ کھلے تھے۔ کیا وہ جانتا تھا؟ یاسر نے اسے نظریں چکا کر دیکھا تھا۔ کوئی انسان کسی سے عظیم اور کمتر نہیں ہوتا سلینا، سوائے تقویٰ کے۔ سو جاؤ اب جا کر۔ اور اسی کے ساتھ وہ پلٹ گیا تھا۔ وہ نہیں پلٹ سکی۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر اس بالی کو چھوا جسے وہ اس کے بالوں سے ابھی الگ کر کے گیا تھا۔ اس بالی پر اب تک اس کے ہاتھ کا لمس موجود تھا۔ وہ دھڑکتا دل لیے کمرے کی جانب بڑھ آئی تھی، پھر اپنے پیچھے دروازہ بند کر لیا۔ کتنی ہی دیر دروازے سے لگ کر کھڑی رہی۔ بالی کو بھی ایک ہاتھ سے تھام کر رکھا تھا۔ اس کے آہستگی سے کہے کہ چند جملے اب اسے ساری رات جگائے رکھنے والے تھے۔ کوئی انسان کسی سے عظیم اور کمتر نہیں ہوتا سلینا۔ اف، اس کے منہ سے اپنا نام سننا کتنا اچھا لگتا تھا۔ وہ بیڈ کی جانب بڑھ آئی تھی، پھر بے ساختہ اس پر اونتے منہ آ لیٹی۔ اس بالی کو کان سے اتار کر نگاہوں کے سامنے کیا اور پھر جانے کتنے ہی پہر اسے تکتی رہی۔ اگلی دوپہر یاسر ایجنسی چلا گیا تھا۔ یہاں اس کا کوئی کام نہیں تھا۔ سردار کو شام ولیمے کے لیے جانا تھا۔ وہ ان کے کمرے کا دروازہ بجاتی اجازت ملنے پر اندر چلی آئی تھی۔ وہ کوئی کتاب پڑھ رہے تھے۔ اس کے اندر آنے پر سیدھے ہو بیٹھے۔ دادا، مجھے آپ سے اب اجازت چاہیے۔ اس کے کہنے پر وہ اسے ناسمجھی سے تکنے لگے تھے۔ وہ مسکرا کر پاس چلی آئی تھی، پھر ان کے سامنے بیڈ پر آ بیٹھی۔ ان کی جانب دیکھا۔ آپ کی محبت، خلوص، قدر و منزلت اتنی خوبصورت تھی کہ میں خود کو یہاں سے نکال لے جانے پر ذرا سا بھی مجبور نہیں کر سکی، لیکن جو آئیں انہیں جانا تو ہوتا ہی ہے نا، آج نہیں تو کل۔ بس کل جانے سے بہتر ہے کہ میں آج ہی چلی جاؤں۔ لیکن بچے، یاسر نے تو کہا تھا کہ تم مزید ایک ہفتہ رکو گی۔ جی دادا، تب حالات بہت کٹھن تھے، میرے پاس ٹھہرنے کے لیے محفوظ مقام نہیں تھا، لیکن اب میں واپس کام پر جا سکتی ہوں۔ اگر نہیں گئی تو معاملات بلا وجہ طوالت کا شکار ہو جائیں گے۔ میں نہیں چاہتی کہ اب کسی کو بھی میرے حوالے سے کوئی شکایت ہو، اس نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ سردار نے فکر مندی سے اسے دیکھا۔ شگفتہ کا مسئلہ کیسے حل کرو گی؟ میں فی الحال اس معاملے پر کوئی بیان نہیں دینا چاہتی، معاملہ خود ہی دب جائے گا۔ پہلے میں ماں کی ضمانت کروا کر انہیں گھر واپس لانا چاہتی ہوں۔ انہوں نے اس کے لائحہ عمل پر سر ہلایا تھا، پھر اس کی جانب نرمی سے دیکھا۔ یاسر کے ساتھ جاؤ گی؟ نہیں دادا، اسے مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی۔ میں نے اپنے پی اے کو کال کی ہے، وہ مجھے لینے آتا ہی ہوگا۔ سردار لمحے پر کو اس اداسی سے دیکھ رہے تھے۔ وہ تھی تو زندگی میں کتنی رونق اور خوشی تھی، اب وہ چلی جائے گی تو یہ محل کتنا سنسان ہو جائے گا۔ ان کی نگاہیں محسوس کر کے اس نے انہیں سوالیہ سے دیکھا تھا۔ کیا ہوا دادا؟ سوچ رہا ہوں تم جا رہی ہو تو یاسر کے ساتھ ہی گزارا کرنا پڑے گا۔ اور وہ ہنستی تھی۔ یہ تو کرنا پڑے گا آپ کو، اور تم جانتی ہو نا کہ یاسر کے ساتھ گزارا کرنا اس دنیا کا سب سے مشکل کام ہے۔ وہ ہنستی جا رہی تھی اور ساتھ میں ان کی تائید بھی کر رہی تھی۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ وہ بھی مسکرائے تھے۔ اگلے کئی لمحات میں یوبل چلا آیا تو وہ سردار کو الوداعی کلمات کہتی باہر نکل آئی۔ دادا اسے چھوڑنے لکڑی کی باڑ تک آئے تھے۔ وہ کار میں بیٹھ کر بھی انہیں ہاتھ ہلاتی رہی۔ وہ اب باڑ سے باہر نکلے اسے ہاتھ ہلا رہے تھے۔ وہ جا چکی تو انہوں نے گہرا سانس لیا اور پھر اندر چلے آئے۔ آؤ سردار، اپنی تنہائی کو پھر سے گلے لگا لیتے ہیں۔ اور کچھ تھا کہ اس کے جاتے ہی سارا گاؤں سنسان سا محسوس ہونے لگا تھا۔